यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 6 जो है वेक्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं वेक्टर्स से। वेक्टर्स जो है पहले तो 12th का टॉपिक है जो मैथ्स में पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें काम आती है फिज़िक्स में वो सीखेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। कोई डाउट आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स में एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और कुछ जो एंगल और एडिशन करके जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा एम जो है, एम लिख लेते हैं। चलिए, तो वेक्टर्स क्या होता है बेसिकली, जैसे एक एलियन है, अगर वो स्पेस में घूम रहा है, ठीक है, अगर स्पेस में दूर दूर तक कुछ नहीं है तो उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए अगर मूव करने के लिए। अगर अब वो मूव करेगा तो एक डायरेक्शन होगी और कुछ स्पीड होगी, तो स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो वो वेलोसिटी बन जाता है। और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर टर्म होती है। तो वेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे, लिखो वेक्टर्स में, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड in this physical world we require physical quantities to study physical objects। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं वेक्टर्स के। फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल में जब वेक्टर्स कैसे ऐड होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई लेंथ, ठीक है। अब लेंथ अपन इस डायरेक्शन में कितनी है वो नापनी है, इस डायरेक्शन में कितनी है वो नापनी है, तो वो कैसे पता पड़ेगा, एक वेक्टर से। और उस वेक्टर में अपन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, या अपन जैसे अब स्पीड करेंगे, स्पीड है ना, अब स्पीड में किस डायरेक्शन में स्पीड, अगर आदमी इधर भागा तो स्पीड कितनी थी, इधर भागा, तो अब अपन को ऐसे जैसे स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन ये बताया, तो अपन इसको किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर दे, इतना बार बार ना लिखना पड़े, तो वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल लिख लो। ये सारी जो टर्म्स है आने वाले चैप्टर्स, जो मैकेनिक्स के आने वाले चैप्टर्स है उनमें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना लिखो। फिर स्केलर, वेक्टर और टेंसर में एक टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट। तो आपने इतना लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो एक बार पॉज कर लेना वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज किस में अपन ने डिफाइड कर रखी है, सबसे पहले
सबसे पहले है स्केलर्स। इसमें डेफिनेशन लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude but no direction are called scalars। ठीक है। वेक्टर्स, physical quantities which require magnitude and direction for description are called vectors। ठीक है। एक थर्ड टाइप होता है टेंसर्स, ये अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें एग्जांपल्स लिखो कुछ। एग्जांपल, लेंथ, टाइम, स्पीड, वर्क। ठीक है, इसमें लिखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, एटसेट्रा। ठीक है, चलो तो ये लिख लो। फिर है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे ये है F1, है ना। ठीक है, ये है F2। अब ये है 5 न्यूटन का और ये है 10 न्यूटन का। तो अब वेक्टर F1 को कैसे लिखेंगे? F1 वेक्टर 5 न्यूटन टूवर्ड्स
ईस्ट, ठीक है। और F2 वेक्टर 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। अब है ना, वेक्टर्स में क्या होता है, अगर ये 5 न्यूटन है और इसका रेशियो 1 है तो ये 10 न्यूटन है तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2, यानी ये प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर 1 होगा तो इसका 1/5 इसको रिप्रेजेंट करने का ये 1/5 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 1 न्यूटन का है तो ठीक है। चलो ये नोट करो, फिर लिख लो नीचे लेंथ ऑफ एरो should be in proportion of मैग्नीट्यूड। पहले साथ साथ लिखते जाना नहीं है, साथ साथ पहले समझना है, फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा ही, नहीं तो वीडियो को पॉज करके फिर लिखना है जब मैं कहूँ, है ना। साथ साथ लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। अब अगर वेक्टर को अपन शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, अगर अपन ने किसी वेक्टर को अगर यहाँ से उठा के यहाँ ले गए और पैरेलल शिफ्ट किया, जैसे ये वाले वेक्टर को यहाँ और इसी के, तो कोई चेंज नहीं होगा वेक्टर में, ठीक है। यहाँ पे भी 10 न्यूटन था, यहाँ पे भी 10 न्यूटन है, बस ये पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में लिखो, अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। A vector does not change if it is shifted parallel to it, to itself, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये लिख लो, इतना लिख लिया है तो फिर अगली हेडिंग डालो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। चलो तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सबसे पहले क्या करते हैं, टू वेक्टर्स में अगर अपन को एंगल निकालना है तो जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, और इनके बीच का एंगल 120 है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया, 120? नहीं, ये गलत है।
सबसे पहले वेक्टर्स में अपन को एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की टेल, इसको हेड कहते हैं जहाँ पे एरो होता है, और उसको टेल कहते हैं जहाँ पे एरो नहीं होता है। तो सबसे पहले वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करेंगे, और अपन ने सीखा है कि अगर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है ना। तो इसको अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा ऐसा, और ये यहाँ पे कितना है 120 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया 60 डिग्री इस केस में, ठीक है। चलो तो एक बार हेडिंग डालो, फिर मैं अच्छे से पॉइंट नोट्स बनवा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको F3 नाम दे दो और इसको F4, है ना, ये F3 हो जाएगा और ये F4। अब लिखो बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन F3 एंड F4, एंगल बिटवीन F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर इज 120 नहीं है, कितनी बार 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका वो लिख लो कि अपन एंगल कैसे निकालेंगे, इसको लिख लो, इसको लिख लो, join the tails of two vectors, join the tail of two vectors whose angle has to be find, then apply basic maths to find एंगल, ठीक है। चलो तो ये लिखो, ये बनाओ, फिर एक एग्जांपल देता हूँ। चलो ये इधर वाला बना लिया होगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में सबसे पहले है ये दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच में राइट एंगल है, ये है F2, F3, F1। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल बिटवीन F3 and F1, find angle between F3 and F1, F2 and F3 और F1 and F2, ठीक है। चलो
चलो, तो इसमें F3 और F1 के बीच में, F3 और F1 के बीच में तो अपन को दिया हुआ ही है ना। F3 और F1 के बीच में तो अपन को दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, अब F2 और F3 के बीच में, F2 और F3 के बीच में अगर ये 90 है और ये 75 है तो ये कितना बचा, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 15 डिग्री। F1 और F2 के बीच में भी दिया हुआ है ना, तो कितना हो गया, 75 डिग्री। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, तो हेडिंग डालो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब अपन किसी वेक्टर को अगर स्केलर से स्केलर यानी कोई भी स्केलर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में F1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो F1 कितना है, F1 वेक्टर इज डिफाइंड एज 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, ये नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, NESW, क्या हो गया, न्यूज़, ऐसे याद कर सकते हो, NESW। ठीक है, अब F2 वेक्टर अगर अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2F1 अपन ने ऐसा कर दिया, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अगर अपन ने इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 F1, अब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन जो उधर थी वो इधर हो जाएगी, जैसे इसकी डायरेक्शन ईस्ट थी तो इसकी वेस्ट हो जाएगी, डिफाइंड होगा 5 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब इसमें लिखो, अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो लिखो आगे, पॉजिटिव, दूसरे कलर से लिखना है ना, ये हेडिंग रेड चलना बंद हो गया, पॉजिटिव स्केलर इफ अ वेक्टर, लिखो इसमें, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव स्केलर, if a vector multiplied by positive scalar then the direction remains same, and the magnitudes become the quantity multiplied by original vector। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो रहती है, डायरेक्शन शॉर्ट में डायरेक्शन रिमेन्स सेम एंड मैग्नीट्यूड, ये स्केलर का, स्केलर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं के से, है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव स्केलर, नेगेटिव में बता ही दिया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो
डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, स्केलर तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ प्रीवियस मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल या प्रीवियस मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख लेना अगर बड़ा लिखना चाहो तो। ठीक है, उसमें एडिट करके डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट और मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्रीवियस टाइम का k टाइम्स। ठीक है, अब अपन डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आगे लिखो, यूनिट वेक्टर इसके नीचे वाले इसमें, ये अलग से है, इसमें इस हेडिंग में नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर इज सेड टू बी a unit vector when its magnitude is 1 in a particular direction। ठीक है, अब नल वेक्टर, नल वेक्टर a vector is said to be a null vector। a vector या ऐसे लिख लो, a vector whose magnitude is 0, whose magnitude is 0 unit is called null vector। ठीक है, चलो अब आगे है वेक्टर अलजेब्रा। आगे क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। हेडिंग डालना वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले केस 1, केस 1 में व्हेन टू वेक्टर्स, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा दिखता, when two vectors are in same direction। when two vectors are in same direction। ठीक है, तो जैसे ये है 3 न्यूटन, ये है 7 न्यूटन, अब ये सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट जो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब केस 2,
when vectors are in opposite direction. तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है 3 न्यूटन और ये है 7 न्यूटन, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसमें रिजल्टेंट लिखना टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 4 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब केस 3, अब केस 3 क्या है, केस 3 है इनको क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। इनको कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब ये है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन या व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो जैसे ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब इसके बीच का एंगल क्या आएगा, 90 नहीं है। अब इसके बीच का एंगल, ये जैसे ये 20 है और ये 15 है, तो इसके बीच का एंगल अपन को शिफ्ट करके निकालना पड़ेगा। हम इसको पहले क्या करेंगे, शिफ्ट। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इसका कुछ ऐसा आएगा, है ना। इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, पहले तो ये 20 का इसका प्रोपोर्शन में करना है, ठीक है। फिर इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो ये कैसे किया, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसको शिफ्ट करने के बाद ये कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ बनेगा ऐसा। अब ये वाला एंगल अपन निकाल सकते हैं क्या, ये अगर 15 है और ये 20 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये अगर F1 है, ये F2 है, तो F3 वेक्टर (25 न्यूटन) 25 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो अपन ने ये कैसे किया, ये अपन ने जो किया है ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पर अपन इसको क्या बोलेंगे, मम्मी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मम्मी लॉ क्या होता है, चलो पहले हेडिंग डालो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर नहीं लिखा हो तो एक बार बैक करके पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अपन को लिखना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, मम्मी लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो जैसे अब पहले एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा है यहाँ पे, वो यहाँ जाता है, ठीक है, फिर वो ऐसे चला जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ चला जाता है, ठीक है। तो अब मम्मी जो है, मम्मी उस बच्चे को ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब मम्मी जो है वो उसको यहाँ से किस डायरेक्शन में कितना जाएगी, है ना, तो मम्मी इसकी यहाँ से यहाँ जाएगी ढूंढने, ठीक है। तो ये हुआ अगर अपना F1, ये हुआ अपना F2, है ना। तो अगर मम्मी जो है वो यहाँ ढूंढने जाती है बच्चे को, तो उसको कितना डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा। तो इसके लिए है, जैसे ये अगर वेक्टर माने अपन ए बी के टर्म्स में, तो ये है ए, है ना, ये है बी, और ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो अगर ये एंगल, अब इसको जनरलाइज करें तो ये एंगल अपन थीटा मान लें, थीटा, है ना, और इस एंगल को मान लेते हैं फाई, है ना। चलो तो इसको यहाँ से कितना चलना पड़ा, है ना, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, है ना। जैसे अब इसके कंपोनेंट करेंगे, अब वेक्टर में हमने तो किसी एंगल पे तो वेक्टर पढ़ा ही नहीं, या तो अपन ने पढ़ा पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है, या पढ़ा एंटी पैरेलल या परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये एंगल पे दिया हुआ है ना, तो अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, है ना, तो ये कुछ ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी x, इसको y मान लेते हैं, है ना। तो x कितना हो जाएगा, b cos थीटा, ठीक है, और y क्या हो जाएगा, b वेक्टर साइन थीटा, और a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, यही वाला, है ना। तो इसकी ये वाली प्लस ये वाली, अब परपेंडिकुलर से अपन अगर ऐड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी ठीक है। और अगर अपन इसको जनरलाइज कर दे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ बनता है इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना, इसमें अपन को एजम्पशन मान के जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको
सॉल्व कर लेना साइड में। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना, 2ab कॉस थीटा। और इसका करेंगे तो b साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, b कॉमन लेके अगर करेंगे 1 तो ये बन जाएगा अंदर का। ठीक है, समझ गए ना। अब ये लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। चलो अब एक एग्जांपल लिखो। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ये 15 है और ये दिया हुआ है 37 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। ठीक है, तो अपन को इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको ट्राई करो, एक बार पॉज करके ट्राई करो। ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो ये है 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसको अपन पैरेलल शिफ्ट करके इसको अपन यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर अपन ने यहाँ शिफ्ट किया तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 37। ये कुछ ऐसे था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले अपन ने इसको यहाँ शिफ्ट किया, पहले इसको अपन ने यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, है ना। तो कितना हो गया ये 37। ठीक है, ये 37 हो गया। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 53 कितना होता है 143। ठीक है, 143। अब ये था 15 न्यूटन, तो 37, है ना। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर 15 cos 37। 15 cos 37 यानी 15 cos 37 यानी 5। 15 cos 37 यानी 9। 15 इंटू 3/5 और 15 sin 37, 15 sin 37 यानी 12 न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन। अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब इसमें पहले ये एंटी पैरेलल हो गए ये दोनों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया 12, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा कुछ ऐसा, ये हो गया थीटा, है ना। तो रिजल्टेंट निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 12 और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा √144 प्लस 16 यानी 160 का रूट। ठीक है, और एंगल क्या आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू, नहीं तो थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स 3। ठीक है, थीटा आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे अब, जो फाइनल आंसर लिखते हैं अपन, इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अपन डिफाइन करते हैं एफ। ठीक है, एफ वेक्टर डिफाइंड एज 160 न्यूटन, ये थीटा कितना आया, tan इनवर्स 3 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको डिफाइन करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, टू फोर्सेस have sum of their magnitude equal to 18. Two forces have sum of their magnitude is equal to 18. Sum of their magnitude is equal to 18 Newton. ठीक है, the resultant force is perpendicular to smaller force. The resultant force is perpendicular to smaller force and has magnitude equal to 12. Thus, the resultant force is perpendicular to smaller force and has magnitude equal to 12. Find the magnitude of two force. Find magnitude of two force. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करो खुद से, फिर यहाँ से सॉल्यूशन देखो। चलो, तो अपन को दिया हुआ क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी सम ऑफ टू वेक्टर्स है 18 न्यूटन, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जैसे मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 न्यूटन, है ना। तो अपन इसको मान लेते हैं ये है x न्यूटन। ठीक है, ये कितना है, x न्यूटन। तो टू वेक्टर्स, एक दूसरा वेक्टर भी होगा, तो दूसरा वेक्टर को अपन मान लेते हैं ये है, ये कितना है 18 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स न्यूटन। ठीक है, तो अपन को दिया हुआ है, अब अपन वो वाला लॉ लगा देंगे रिजल्टेंट वेक्टर वाला। ठीक है, तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, और a प्लस बी ये हो जाएगा। तो अब अपन इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 36 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हट जाएगा, यहाँ से वहाँ स्क्वायर कर दिया तो ये नहीं आएगा, है ना, इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 324 में से 144 हटाएंगे तो 0, 32 में से 14 गया तो 180 इज इक्वल टू 36x, है ना। अब इसको काटेंगे तो 36 5 जाए तो x कितना आ गया 5, और x अगर 5 आ गया तो एक वेक्टर आ जाएगा 5 न्यूटन और दूसरा आ जाएगा 13 न्यूटन। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो, है ना, दोनों अच्छे एग्जांपल्स हैं।
और फिर आगे हेडिंग डाल के उसमें लिखो। Two vectors A and B such that two vectors A vector and B vector are such that their tails are joined. Two vectors A vector and B vector are such that their tails are joined, then find their resultant. Then to find their resultant, then to find their resultant, Step 1. Complete the parallelogram. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, है ना, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जैसे ये, और वो जॉइंड है टेल्स से। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेना है। हाँ, फिर क्या बोला इसने? द डायगोनल फ्रॉम द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स is the resultant वेक्टर। यानी जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, एक तो ये वाला डायगोनल होगा, है ना, और एक ये वाला डायगोनल होगा। है ना, तो ये वाला डायगोनल क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है ए प्लस। अब अपन तो है ना इसमें पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे ट्राइंगल लॉ, और सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है, अपन ने निकाला ही था, बी, ये होगा ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ये इतना सा। चलो अब अगला लिखो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Polygon law of vector addition। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? जो रिजल्टेंट वेक्टर्स होगा, जब सारे टेल्स से कनेक्टेड होंगे वेक्टर्स, टेल हेड, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये बराबर होगा a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस सो ऑन करके an वेक्टर्स का सम होगा, ठीक है, a रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है। अगला लिखो, अगला लिखो रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर कैन बी, इसमें लिखना आगे, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, ब्रैकेट में ब्रोकन डाउन, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन ब्रैकेट में, इन मैक्सिमम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इन मैक्सिमम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉमा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, कॉमा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स such that the resultant of those components, the resultant of those components will be same as the vector that was resolved। यानी एक वेक्टर, एक जैसे ये xy प्लेन है ना, ये z, ये x, ये y और ये z, तो एक कोई वेक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू है a i कैप, है ना, प्लस b j कैप प्लस c k कैप। x डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से, y डायरेक्शन में करते हैं j कैप से और z डायरेक्शन में करते हैं k कैप से, k कैप्स, ठीक है। तो i, j और k कैप इन तीन में ही रिजॉल्व हो सकता है। चलो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखो, इसके बाद एक एग्जांपल लिखो। ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर। तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए ये अगर थीटा दिया है ना, तो इसका वेक्टर यहाँ पे और इसको 2 डायरेक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा a cos थीटा, ये हो जाएगा a sin थीटा। तो अब इस वेक्टर को अपन लिखेंगे कैसे, डायरेक्शन में, डायरेक्शन के साथ, इक्वल टू a cos थीटा प्लस a sin थीटा। ये है रॉन्ग, अपन को लिखना है a इज इक्वल टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ये है राइट। समझ गए, समझ गए ना, रिजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब ऐसे ही अगर ये z प्लेन में भी होता है ना, ये अगर xy प्लेन में नहीं होता और z डायरेक्शन में भी होता तो यहाँ आ जाता z ऑफ समथिंग, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू होती। चलो अब एक एग्जांपल करो।
डायरेक्शन के साथ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। ये एक वेक्टर है F1 वेक्टर 3 न्यूटन का है ना। ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का है 53 डिग्री पर। ठीक है, इन दोनों को डिसॉल्व करके आंसर बताओ। एक और लिख लो, ये वेक्टर है 37 डिग्री पर, यह है 25 न्यूटन का F3 F2। ठीक है, तो F1 F2 और F3 की डायरेक्शन समेत इसको रिजॉल्व करना है। तो एग्जांपल डाल के लिखो और इसको सॉल्व करो। आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका हो जाएगा 3 और माइनस आई कैप। आई कैप एक्स की डायरेक्शन में होता है ना। तो 3 न्यूटन माइनस आई कैप या माइनस 3 आई कैप। ठीक है, सेकंड F2 इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाली इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ये कुछ आएगा, ये आएगा 6 न्यूटन, और ये वाला जो वेक्टर आएगा ये आएगा 8 न्यूटन। तो अपन क्या लिखेंगे, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप न्यूटन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा 50, नहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा 20। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में इसका वेक्टर आ जाएगा 15 न्यूटन। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 20 जे कैप या 20 ऑफ माइनस जे कैप, पहले आई को लिखते हैं। तो 15 माइनस आई कैप प्लस 20 माइनस जे कैप है ना, न्यूटन, या फिर माइनस ऑफ 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन। ठीक है, ये माइनस का साइन। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब अगला अपन करते हैं आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। ठीक है, करो, स्टार्ट करो।
ठीक है, ये F5 वेक्टर, ये F4 वेक्टर, F2 F1 है ना, F4 और F5। चलो तो F1 वेक्टर, ठीक है। अब अपन इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा 2√2 है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 i कैप प्लस 2√2 j कैप, या 2√2 i कैप प्लस j कैप, न्यूटन है ना, न्यूटन। F2 क्या है, 5 न्यूटन j कैप है। ये है F3 है 4 न्यूटन माइनस आई कैप, ठीक है, या -4 आई कैप न्यूटन है ना। ये न्यूटन इसके पीछे लगाते हैं, है ना। चलो F4 में हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 न्यूटन और ये हो जाएगी 5 न्यूटन, नहीं ये हो जाएगी 12 न्यूटन, ये हो जाएगी 9 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो इसको अपन लिखेंगे 9 आई कैप प्लस -12 जे कैप न्यूटन, ठीक है। फिफ्थ वाले में ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 30 न्यूटन और ये वाली हो जाएगी 15 न्यूटन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, -15 आई कैप प्लस 30 जे कैप न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह अपन करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लिखो, एक्सप्रेस अ वेक्टर in xy plane, makes an angle of 30 degree, makes an angle of 60 degree. Express a vector in xy plane makes an angle of 60 degree with positive y-axis and has a magnitude of 10 units. Express it in form a I कैप प्लस b j कैप, ठीक है। तो अपन को क्या दिया हुआ है, अपन को दिया हुआ है एक वेक्टर है जो पॉजिटिव y डायरेक्शन से 60 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव y डायरेक्शन से 60 डिग्री बना रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। तो यार पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y ये 60 है ना, तो और ये एक और वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर ये भी तो होगा जो 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो दो वेक्टर, इसके आंसर कितना आएंगे, 2, ठीक है। अब अपन रिजॉल्व करेंगे तो 10 cos 30, तो 10 इंटू √3/2 ये आ जाएगा 5√3, वैसे ही ये भी आ जाएगा 5√3 और ये आ जाएगा, ये वाला वेक्टर जो है ये वाला, ये आ जाएगा 5, है ना। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, 5 रूट बड़ा लिखते हैं थोड़ा, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप है ना न्यूटन, और दूसरा क्या आ जाएगा -5√3 प्लस 5
जे कैप न्यूटन। ठीक है, चलो अब अगला है, एक पॉइंट लिखो, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is equal to 0, then all three vectors must lie in a plane, all three vectors must lie in a plane, and a vector comma b vector and c vector are not नल वेक्टर। नल वेक्टर यानी जिनका मैग्नीट्यूड 0 ना हो। ठीक है, तो जिनका मैग्नीट्यूड 0 ना हो। चलो अब अगला है एनालिसिस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अगला लिखो एनालिसिस, हेडिंग डालना, एनालिसिस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप। चलो तो अब एनालिसिस ऑफ टू वेक्टर्स, एनालिसिस ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक वेक्टर है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो वेक्टर होगा, है ना, ये वाला जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आई कैप, है ना। और ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला इसकी मैग्नीट्यूड होगी बी, है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी जे कैप, यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये थीटा, एंगल थीटा, तो डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर्स मेक एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इस ए आई के प्लस बी जे कैप का मतलब होता है ये। अब एक एग्जांपल लिख लो, यही लिख लो। थर्टी डिग्री है और ये 4 न्यूटन का है। ठीक है, नहीं ये है 2√3 का, और ये वाला वेक्टर है 2 का, है ना। तो अपन को निकालना है डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर विद डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका,
ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 का रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। ये न्यूटन है, ये न्यूटन। और थीटा कितना हो जाएगा, थीटा तो दिया हुआ है, हाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट को अपन कैसे लिखेंगे, 4 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब वैसे अगर 3 डायमेंशन में आ गया कुछ क्या आ गया 3 डायमेंशन में, तो अपन क्या करेंगे, जैसे 3 डायमेंशन में आ गया, यह है x, यह है y, है ना, और ये आ गया z। ठीक है, x y z। है ना, अब ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है जो ये भी 90 है ना, तो ये कुछ बना रहा है ना, इन दोनों के प्लेन में भी है और ये इन दोनों के प्लेन में भी है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, तो अगर इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, तो इसको रिजॉल्व अगर z डायरेक्शन में करेंगे तो ये आ रहा है कुछ c, x में करेंगे तो ये आ रहा है a, और y में करेंगे तो ये आ रहा है b। तो अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, है ना। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे लिखो पोजीशन वेक्टर, है ना, फिर एक एग्जांपल और फिर आज के लिए छुट्टी। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, पोजीशन वेक्टर को अपन डिफाइन करेंगे वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर में जैसे अपन ने लिखा ना यूनिट वेक्टर नल वेक्टर, वैसे ही पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल लिखो, अ बर्ड वाज इनिशियली एट 1,3। पोजीशन वेक्टर लिख लिया क्या, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब एग्जांपल लिखो अगला, अ बर्ड वाज इनिशियली एट 1,3। A bird was initially at 1,3 and reached to position 5,6. Write its initial position vector
ठीक है। सेकंड फाइनल पोजीशन वेक्टर और थर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले चिड़िया थी 1,3 पे, बर्ड कहाँ पे था 1,3 पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप यानी 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना। सेकेंड फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है, फाइनल है 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 आई कैप, है ना, प्लस 3 जे कैप। ठीक है, समझ गए, समझ गए। और अगर पूछे कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कितना डिस्टेंस अगर ट्रैवल करिए तो आ जाएगा 5। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी ये करना और इसके बाद कुछ होमवर्क दे देता हूँ। इसके बाद होमवर्क लिखना है ना। चलो, तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एक टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वो देखेंगे और अपन क्या करेंगे, फिर अगले लेक्चर पे मूव कर जाएंगे, वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क है, आज का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में सेक्शन ए पूरा, बी पूरा और सी पूरा। एक्सरसाइज पार्ट 2 में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में है ना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में है 1 से 7, है ना। आपको क्या करना है, होमवर्क, इस होमवर्क कहाँ पे मिलेगा, आपको करना है सक्सीड भी JEE नीट, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें जाना है और आपको लिखना है मैथमेटिकल टूल्स। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको लिखना है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, फिर एक बॉट आपको वो फाइल प्रोवाइड कर देगा और उसमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथमेटिकल टूल्स, है ना। इसका डिस्कशन लेक्चर कल तक आ जाएगा, है ना। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जाके ये शीट से होमवर्क कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।